रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माया अपनी नई बहू काम्या का स्वागत कर रही होती है आरती उतारकर। तभी आरती की थाल में जलने वाले दिए की लौ से अचानक माया का हाथ जलता है और उससे आरती की थाल नीचे गिरने ही वाली होती है। इतने में वहाँ मौजूद उसकी पड़ोसन मीना की विधवा बेटी चांदनी आरती की थाल संभालते हुए बोलती है, आंटी जी संभाल के, लगी तो नहीं ना? हाँ माँ जी, ठीक तो है आप? बहू मैं ठीक हूँ। और मीना अपनी बेटी को समझा, ये शुभ काम हो रहा है। अरे नई बहू का गृह प्रवेश है, इसमें ये विधवा आरती की थाली को हाथ लगाकर सब खराब कर रही है। आंटी जी मैं तो आपकी मदद कर रही थी। हाँ माया बहन, फिर भी आपको चांदनी का ये करना आपको पसंद ना आया हो तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आपसे। बेटा चल यहाँ से। मीना अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद मुंह बनाते हुए माया अपनी बहू को अंदर लाती है। काम्या को अपनी सास का ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो कमरे में जाने पर अपने पति पंकज से बोलती है, पंकज, माँ जी की सोच इतनी पुरानी है। उन्होंने आज वो कौन थी, चांदनी, हाँ उनको कितना सुनाया, जबकि उसने तो माँ जी की मदद ही की थी। काम्या वो हमारी पड़ोसन है, विधवा है, इसलिए माँ ने सुनाया होगा। क्योंकि ना शुभ कामों में ना विधवाओं का आना अशुभ माना जाता है। कुछ भी हद है यार, मतलब कुछ भी सोच रखते हो, लगा नहीं था। मैं नहीं सोचता यार ऐसा, मुझे तो उस बेचारी के लिए बहुत बुरा लगता है। बहन जैसी है वो मेरी, इतनी सी उम्र में ना वो विधवा हो गई। ससुराल वालों ने अपने बेटे के मरने के बाद उसे घर से निकाल दिया। अब अकेली माँ का सहारा बन के रहती है वो। अच्छा, सच में बेचारी के साथ गलत हुआ। दोनों इस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते और एक दूसरे के साथ अपनी पहली रात एंजॉय करते हैं। अगली सुबह काम्या की पहली रसोई थी जिसमें वो खीर बनाती है। खीर खाकर माया अपनी बहू की बहुत तारीफ करती है, साथ ही उससे बोलती है, बहू बहुत ही अच्छी खीर बनाई है तूने। ऐसा कर, एक कटोरी खीर सामने मीना के दे आ। और मेरी सबसे अच्छी दोस्त है मीना। हाँ उसकी मनूस बेटी मुझे नहीं पसंद, लेकिन उसके चक्कर में दोस्त को थोड़ी भूल जाऊंगी। जी माँ जी, अभी देकर आती हूँ। काम्या खीर लेकर अपनी पड़ोसन चांदनी के घर जाती है, जहाँ वो मीना और चांदनी को साथ बैठे देखती है तो उनके पास जाकर बोलती है, मीना आंटी, ये माँ जी ने खीर भिजवाई है। अरे ये माया भी ना। चांदनी बेटा जाओ भाभी से ये खीर लेकर रसोई में रख दो और कटोरी वापस देते हुए कुछ डाल कर देना, उसमें खाली कटोरी नहीं देते। जी माँ अभी लाती हूँ। चांदनी कटोरी लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद काम्या बैठकर मीना से बातें करते हुए बोलती है, आंटी जी, मुझे कल पंकज ने बताया चांदनी के बारे में, सुनकर बहुत बुरा लगा कि उसके साथ इतनी सी उम्र में ये सब हो गया। लेकिन क्या आपने उसकी कभी दूसरी शादी करवाने का नहीं सोचा? अभी उसकी उम्र ही क्या है, इतनी लंबी जिंदगी बेरंग और अकेले कैसे काटेगी? बहू मैंने भी यही सोचा था, लेकिन तुझे तो आजकल के जमाने का पता है, एक विधवा को कौन अपनाता है। ऊपर से इसके ससुराल वालों ने इसको घर से निकाल दिया। ये सुनकर तो कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलता। मैं तो खुद डरती हूँ कि मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। आंटी आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। इतने में वहाँ चांदनी आ जाती है और काम्या को कटोरी में मिठाई देते हुए बोलती है, लो भाभी कटोरी, ये मिठाई खाकर बताना कैसी लगी, मैंने बनाई है। अच्छा जी, अब तो जरूर खाऊंगी। काम्या इतना बोलकर वहाँ से कटोरी लेकर अपने घर चली जाती है और हॉल में बैठी अपनी सास के पास जाकर कटोरी की मिठाई खाते हुए बोलती है, माँ जी ये मिठाई खाओ, पड़ोसन आंटी के घर से लाई हूँ, चांदनी ने बनाई है। बहू ये क्या कर रही है? अरे उस विधवा के हाथ की बनी मिठाई मत खा। सुहागनों का विधवा के हाथ का कुछ खाना शुभ नहीं होता। माँ जी भी ना, बेचारी चांदनी, जब मेरी सास इतना बोलती है तो दुनिया उसको कितने ताने देती होगी। मुझे अपनी पड़ोसन के लिए कुछ तो करना होगा। काम्या उस वक्त तो अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन काम्या ने मीना की सहमति से अपने मायके में चांदनी के लिए रिश्ता ढूंढने की बात की थी, तो एक दिन उसके मायके से उसकी दूर की मौसी कमला अपने बेटे माधव के लिए चांदनी की फोटो देखकर हाँ कर देती है। इस बात से खुश होकर काम्या अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी एक खुशखबरी है। पता है, मैंने चांदनी के लिए रिश्ते के लिए अपने मायके से बात चलाई थी। मेरी एक दूर की मौसी ने अपने बेटे के लिए चांदनी को पसंद कर लिया है। पागल है बहू, तू अपनी पड़ोसन की दूसरी शादी करवाने की सोच रही है? अरे नहीं मीना, इसके लिए कभी नहीं मानेगी। माँ जी आंटी मानी हुई है, उनसे पूछ के ही मैंने चांदनी की फोटो भेजी थी।
मैं तुझे ये काम करने की इजाजत नहीं दूंगी। अरे तेरे माँ बाप से बिना दहेज मांगे हम तुझे इसलिए ब्याह के लाए हैं ताकि तू यहाँ आकर बिचौरन बनकर रिश्ते करवाए, लोगों की दूसरी शादी करवाए? बिल्कुल भी नहीं। काम्या कुछ बोलती इससे पहले ही दरवाजे पर खड़ा पंकज, जो अभी अभी ऑफिस से आया था, अपनी पत्नी और माँ की सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो अपनी माँ को जवाब देता हुआ बोलता है, माँ काम्या गलत क्या कर रही है? अरे बेचारी चांदनी की दूसरी शादी होगी तो उसके जीवन में खुशियाँ आएंगी ना। तू समझ नहीं रहा, वो लड़की है ही मनूज। दूसरी शादी हुई वो भी टूट गई या कुछ अनहोनी हो गई तो सब बहू को दोष देंगे कि इसने अपनी पड़ोसन की दूसरी शादी करवाई। माँ जी आप ऐसा क्यों सोचती हो? और चांदनी कोई मनहूस नहीं है और मैंने ये रिश्ता सोच समझ के भेजा था। मुझे पता है जिससे चांदनी का रिश्ता करवा दूंगी वो लोग ऐसी सोच रखने वाले नहीं है। काम्या के कदम को पंकज का साथ मिलता है, जिसके बाद वो मीना को जाकर इस बारे में बताती है। 1-2 दिन बाद लड़के की माँ कमला अपने बेटे माधव के साथ मीना के घर आती है, जहाँ माया का पूरा परिवार होता है। चांदनी को देखकर कमला बोलती है, फोटो से ज्यादा सुंदर है आपकी बेटी मीना जी। वैसे तो जब मैंने सुना ये रिश्ता काम्या ने भेजा है तो मैंने आंखें बंद करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। माधव काम्या के भाई जैसा है, उसके लिए काम्या गलत रिश्ता बताएगी ही नहीं और हमें कोई दिक्कत नहीं है लड़की की दूसरी शादी से। आपके जैसे लोग होते कहाँ हैं बहन? मुझे तो आज तक मेरी बेटी के लिए जो भी रिश्ते आए सारे शराबी, जुआरी, तलाकशुदा, बच्चों वाले आदमियों के आए। बताइए मेरी फूल सी बच्ची जिसने अपनी शादी का 1 साल भी सुख से नहीं जिया, उसकी दूसरी शादी ऐसे घर में कैसे कर दूं? मीना आंटी, चांदनी बहुत गुणी लड़की है, इसलिए उसकी जिंदगी में खुशियाँ ही आनी चाहिए और मुझे यकीन है कमला मौसी और माधव के साथ रिश्ता जोड़कर चांदनी खुश रहेगी। सही है, यहाँ लोगों की एक शादी नहीं होती और मेरी पड़ोसन की दूसरी होने जा रही है। खैर दूसरों को क्या कहें, अपनी ही बहू अपने मायके वाले की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है। तो माया की बात वहाँ किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन कोई उसको जवाब नहीं देता और कमला ये रिश्ता पक्का करके चली जाती है। सारे कार्यक्रम के बाद जब माया अपने परिवार के साथ घर आती है तो अपनी बहू को गुस्से में बोलती है, बहू ये जो तू ज्यादा ही पंडिताइन बनकर पड़ोसन की दूसरी शादी करवा रही है ना, देख लियो कल को कुछ बुरा हुआ और लोग मेरी चौखट पर आए तो तुझे भी इस घर से निकाल दूंगी मैं। करवा लियो फिर तू भी अपनी दूसरा ब्याह। और हाँ, मेरा इस शादी से कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। माँ जी बस माँ, अरे पड़ोसन की दूसरी शादी हो रही है तो वो पड़ोसन आपकी दोस्त की बेटी है। कैसी दोस्त हैं आप? अरे अपने दोस्त की बेटी का अगर दोबारा घर बस रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। अरे कल चांदनी की जगह ना अगर आपकी खुद की बेटी होती ना तो भी आपके यही सोचती। आपको अपनी बहू की तारीफ करनी चाहिए इस काम के लिए, लेकिन आप तो। पंकज जी बस करिए और चलिए कमरे में। पंकज और काम्या वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद माया के दिमाग में पंकज की बातें घूमती रहती हैं। एक तरफ काम्या और पंकज चांदनी की दूसरी शादी की तैयारी में लगे होते हैं तो माया इन सब से दूर ही रहती है, लेकिन रह रहकर उसकी आंखों के सामने चांदनी के साथ बिताए पल याद आते हैं। कैसे उसने उसको मीना के साथ मिलकर पाला, उसकी पहली शादी के पल सब याद आते हैं। और जिस दिन चांदनी की दूसरी शादी की पहली हल्दी की रस्म थी, उस दिन वो माया को वहाँ ना देखकर अपनी माँ और काम्या से बोलती है, माया आंटी आई नहीं। माँ और भाभी वो खुश नहीं है मेरी शादी से, मुझे उनकी बहुत याद आती है। उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी जैसा प्यार दिया था, लेकिन मेरे विधवा होने के बाद वो ना जाने क्यों बदल गईं। चांदनी की बात सुनकर काम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इतने में माया वहाँ आती है और बोलती है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तुझे न जाने क्या क्या नहीं कहा, जबकि तेरे साथ जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। और बहू तेरा शुक्रिया जो तूने मेरे खिलाफ जाकर भी अपनी पड़ोसन की दूसरी शादी फिक्स करवाई। माया को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो चांदनी और काम्या से आकर अपनी गलती की माफी मांगती है। साथ ही चांदनी की दूसरी शादी में खुशी खुशी शामिल होती है, जिसके बाद बड़े ही धूमधाम से काम्या अपनी पड़ोसन की दूसरी शादी करवाती है, जिसमें चांदनी को वो सभी खुशियाँ वापस मिलती हैं जो उससे छिन गई थी। अनीशा अपने बॉयफ्रेंड समर के साथ पार्क में होती है, जहां समर उसको एक पेड़ से लगे झूले पर झूला झुला रहा होता है। तभी अचानक से वो झूला टूट जाता है और अनीशा धड़ाम से नीचे गिर जाती है। समर उस पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मोटी
तुम्हारा वजन तो कोई नहीं झेल सकता, यहाँ तक कि ये झूला भी नहीं। तुम्हारा तो काम ही है मेरा मजाक बनाना, बस मौका मिलना चाहिए जनाब को। हो जाते हैं शुरू। अरे मोटी पतली तो हो जा पहले, वरना तुम्हारा वजन देखकर हाथी भी शर्मा जाएगा। अब है ना, तुम देखते जाओ मैं कैसे एकदम 0 फिगर बनाकर दिखाती हूँ तुम्हें। अरे तुम और पतली, अच्छा मजाक था। तुम्हें पता है इसके लिए डाइटिंग करनी पड़ती है और फास्ट फूड खाना बंद करना पड़ता है। हाँ, अब तो मैं तुमसे तभी मिलूंगी जब मैं अपना 0 फिगर बना लूंगी। टाटा बाय बाय। इतना बोलकर अनीशा वापस अपने घर आ जाती है और अगले दिन बाजार में बहुत सारी सब्जियां ले आती है और सैलेड बनाने लगती है। ऐसे ही अनीशा अब सब कुछ खाना पीना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही खाया करती। अब उसे भूख लगती तो भी वो सिर्फ सैलेड ही खाती। धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगता है और वो पहले के मुताबिक पतली हो जाती है। और अगले ही दिन वो समर के पास जाती है। जैसे ही समर उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और कहता है, वाओ, बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही हो तुम बेबी आज। तो चले वहाँ। कहाँ? रिजॉर्ट। वहाँ तुम स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आना और अपनी हॉट अदाओं से मुझे प्यार करना। ओके बेबी। दोनों रिजॉर्ट जाते हैं और वहाँ पर अनीशा एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं कि तभी समर उसके साथ मस्ती करते हुए उसे गोद में उठाकर पूल में फेंक देता है। स्विमिंग पूल में दोनों एक दूसरे के पास खड़े होकर एक दूसरे को जूस पिलाते हैं और दोनों अपने इस लम्हे को खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अनीशा और समर दोनों अपने इस प्यार को शादी के पवित्र बंधन का नाम दे देते हैं। समर उसे अपने घर ले आता है जहाँ पर उसकी माँ कुंती देवी उनका बड़े ही प्यार से स्वागत करती है। अनीशा अपने ससुराल में आकर सभी के लिए खाना बनाया करती, लेकिन अपने लिए सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही बनाया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उससे बोलती है, बहू, अरे तू सारा दिन सलाद खाती रहती है, तुझे कोई बीमारी वगैरह है क्या? अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे सलाद खाना बहुत पसंद है। अरे बड़ी मुश्किल से पतली हुई हूँ मैं, कहीं खाना खाकर फिर से मोटी हो गई तो? अरे ऐसा भी होता है क्या कि खाना खाने से कोई मोटा हो जाए? अरे खाना खाया कर, वरना मर जाएगी एक दिन। अरे माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से मोटी गोलगप्पा हो जाऊँ। ठीक है, जो तुझे ठीक लगे तू वो कर। ऐसे ही अनीशा को जब भी भूख लगती वो सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही खाया करती और धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा स्लिम हो जाती है। ऐसे ही एक रात समर बड़े ही रोमांटिक मूड में होता है तो वहीं अनीशा ने भी बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहनी होती है। तभी अचानक से समर उसे एक चॉकलेट देता है और उससे बोलता है, डार्लिंग, इसे हम दोनों अपने रोमांटिक तरीके से खाएंगे। पागल वागल हो गए हो क्या? अगर मैं ये सब खाऊंगी तो फिर से मोटी हो जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो यार, ऐसा कहीं नहीं होता, समझी? हाँ होता है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा स्लिम ट्रिम फिगर फिर से खराब हो जाए। चलो मत खाओ ये, मगर मेरे साथ मिलकर इस रात को हसीन तो बना सकती हो ना? हाँ मेरे हलकट। हलकट और मैं? हाँ तुम। अभी बताता हूँ तुम्हें इस हलकट की हरकत। समर बड़े ही प्यार से उसके हाथों को किस करता है। अगले दिन जब अनीशा सुबह उठती है तो उसे अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। समर उसे उठाकर बेड पर लिटाता है और तुरंत डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेता है। थोड़ी ही देर के बाद जब डॉक्टर आते हैं तो अनीशा का इलाज करके बताते हैं, जी देखिए, आपकी पत्नी के शरीर में खून की मात्रा बहुत कम है। जी वो डाइटिंग पर है ना, उसको अपना मोटापा कम करना है, इसीलिए। डाइटिंग मोटापे से भी ज्यादा खतरनाक है। कम कैलोरी और कम फूड लेकर मोटापा और वजन कम करने के नुकसान बहुत ज्यादा हैं। डाइटिंग से मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर तो पड़ता ही है, इससे मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। जी ये तो सारा दिन सलाद ही खाती है, इसको जब भी भूख लगती है ये बस सलाद ही खाती है। जी देखिए, सैलेड भी तब फायदा करता है जब आप प्रॉपर डाइट लें और प्रोटीन लें। जी ठीक है, अब मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखूंगा। डॉक्टर के जाने के बाद समर अनीशा के लिए बड़े ही प्यार से खाना लेकर आता है और उसको खिलाने की बहुत कोशिश करता है कि तभी अनीशा समर से कहती है,
मुझे नहीं खाना समर। अगर मुझे कुछ खिलाना ही है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा सलाद खिला दो ना। ये सब खाकर मुझे मोटे नहीं होना। मोटी हो भी गई तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे मोटापे से। तुम कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। देखता हूँ कैसे नहीं खाती हो तुम। समर उसे जबरदस्ती खाना खिलाता है, लेकिन अनीशा गुस्से में उठकर बाथरूम में जाकर सारा खाना मुंह से निकाल देती है, जिससे समर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाकर बोलता है, अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, कब से बोल रहा हूँ कि खा लो खाना, मगर नहीं, तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे मर्जी जीऊं। ठीक है, मत खाओ खाना। अब जब तक तुम सही तरीके से खाना नहीं खाओगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ मत खाओ, मैं भी देखती हूँ कब तक नहीं खाते हो। इतना सब होने के बाद समर खुद भी खाना पीना छोड़ देता है और 2 दिन के बाद समर को बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। तभी अनीशा तुरंत डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है और डॉक्टर जब आते हैं तो वो समर को चेक करके अनीशा से कहते हैं, जी इन्होंने लास्ट टाइम खाना कब खाया था? जी परसों। अरे कैसी पत्नी हो आप, आपको जरा भी ख्याल नहीं है अपने पति का। खाना ना खाने की वजह से इनको कमजोरी हो गई है, इनके खाने पीने पर ध्यान दीजिए आप। जी डॉक्टर, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद अनीशा खाना लेकर समर के पास जाती है और उससे कहती है, समर प्लीज खाना खा लो, गुस्सा थूक दो ना। ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, कैसे भी जीऊं। तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी, पर तुम खाना खा लो प्लीज। पक्का? तुम पहले प्रॉमिस करो मुझसे। पक्का प्रॉमिस, अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और फिर प्यार से गले लगा लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों कभी भी ऐसी जिद नहीं करते और अनीशा भी अब हमेशा के लिए सैलेड खाना कम कर देती है। वो उसे तभी खाती है जब उसकी जरूरत होती है और फिर सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये सैलेड खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे सैलेड खाकर अपना वेट लूज करने का इतना ज्यादा शौक हो और उसके साथ भी कोई ऐसा हादसा हुआ हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।